हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोमोलिक्यूल का पार्ट 4। तो पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा था अबाउट द पॉलीसैकेराइड्स, राइट। अभी पार्ट 4 में हम लोग ने देखना है अबाउट द प्रोटीन। तो जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लासेस से, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स of the body और they are also called the body building food। और इनका सबसे बड़ा रोल होता है इन द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, राइट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन्स आर वेरी एसेंशियल। और आप ये भी जानते हैं दैट द मेन सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन आर दीज: मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एट्सेट्रा, राइट। तो जैसे हमने देखा है इन पॉलीसैकेराइड दैट दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड। कई सारे जो मोनोसैकेराइड हैं वो जुड़ के क्या बनाते हैं पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। इट मीन्स पॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीमर्स और एंड दे आर नेचुरल पॉलीमर। ठीक इसी प्रकार से जो प्रोटीन्स हैं दे आर ऑल्सो पॉलीमर। अब ये किन के पॉलीमर हैं या किन सिंपल यूनिट से मिलके ये बनते हैं बाय एमिनो एसिड, राइट। एमिनो एसिड मिलके बनाते हैं पेप्टाइड, एक बड़ा स्ट्रक्चर, और कई सारे पेप्टाइड मिलके फिर बनाते हैं प्रोटीन। सो अल्टीमेटली जो प्रोटीन है दे आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, और यू कैन से दैट पॉलीमर्स ऑफ पेप्टाइड ऑल्सो, और पॉलीपेप्टाइड भी हम कहते हैं प्रोटीन्स को। सो प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। तो अब हम समझने वाले हैं व्हाट आर एमिनो एसिड एंड व्हाट आर पेप्टाइड। और पेप्टाइड कई सारे मिलके बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड, और उसी पॉलीपेप्टाइड को हम कह रहे हैं प्रोटीन, राइट। सो एमिनो एसिड क्या है उसको समझ लेते हैं। एमिनो एसिड नाम से पता चल रहा है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एमिनो ग्रुप भी हो, और आपको पता है जो एमिनो ग्रुप है वो बेसिक नेचर का होता है, राइट। NH2 इज बेसिक, और साथ में क्या हो इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी हो। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप, और साथ में क्या है बेस भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे एमिनो एसिड। और इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो आपका ये है RCH NH2COH, राइट। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, CH NH2 and COOH। अब ये जो एमिनो एसिड हैं इनको हम कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड। इसके अलावा बीटा, गामा और डेल्टा भी हो सकते हैं, बट अल्फा एमिनो एसिड का मतलब है जो NH2 है दैट इज अल्फा टू दिस एसिडिक ग्रुप। और अल्फा हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज द कार्बन नेक्स्ट टू एसिडिक ग्रुप इज अल्फा, राइट। तो इस अल्फा कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा होगा उसको हम कहते हैं अल्फा ग्रुप। सो NH2 इज अल्फा विद रिस्पेक्ट टू द एसिडिक ग्रुप, दैट्स व्हाई दीज आर अल्फा अमीनो एसिड। और जो प्रोटीन बन रहा है वो किससे बन रहा है? अल्फा अमीनो एसिड से ही बन रहा है, राइट। सो वी हैव 20 अल्फा अमीनो एसिड जिनको हम कहते हैं नेचुरल अमीनो एसिड, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं पेप्टाइड एंड प्रोटीन। तो एक बार अब आप देखिए, जो अल्फा अमीनो एसिड है मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, राइट। तो फॉर सिंप्लिसिटी हमने इसमें लिख दिया। तो सारे जो जितने भी डिफरेंट अमीनो एसिड हैं उनमें डिफरेंस किस बात का है? उनमें डिफरेंस है R का। बाकी H, COOH और NH2 क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। R को अगर आप चेंज करते जाएंगे सो यू विल गेट डिफरेंट अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं R की जगह पे H लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा H2NCCOOH, यहाँ है H और यहाँ भी हो जाएगा H, राइट। तो ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। व्हाई दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड? बिकॉज वी हैव सिंपलेस्ट ग्रुप हियर इन प्लेस ऑफ R। सो सिंपलेस्ट ग्रुप इज H। सो द अमीनो एसिड विच वी गेट इज ग्लाइसिन। और एक बात याद रखिए, यही एक अमीनो एसिड है विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? बिकॉज वी डोंट हैव अ एसिमेट्रिक कार्बन हियर। ये आप कार्बन देखिए, इट इज अटैच्ड टू
two similar groups, two hydrogens. They are same. That's why it is not an optically active compound. The remaining 19 amino acids are optically active, right? तो हम R की जगह पे ग्रुप चेंज करते जाएंगे, सो वी विल गेट अ डिफरेंट अमीनो एसिड. एक और चीज, तो यहाँ जो लिखा है फर्स्ट वाले कॉलम में, दिस इज व्हाट द नेम ऑफ अमीनो एसिड, जो कॉमन नेम है, राइट? यहाँ पे क्या है, R जो यहाँ पे जो आ रहा है, R की जगह में जो ग्रुप आ रहा है वो लिखा गया है. और यहाँ है 3 लेटर सिंबल. ग्लाइसिन का 3 लेटर सिंबल हो जाएगा GLY, राइट? एलेनाइन का हो जाएगा ALA, वेलेनाइन का VAL, ल्यूसाइन का LEU, राइट? और इसके बाद इनके लिए 1 लेटर कोड भी हैं, GAVL एंड सो ऑन. तो 1 by 1 हम इनको देखते हैं. इफ वी रिप्लेस द R इन जनरल स्ट्रक्चर बाय H, वी विल गेट द ग्लाइसिन, राइट? तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन, यहाँ H आ जाएगा. इसके बाद एलेनाइन, एलेनाइन में हम R की जगह में क्या लिखते हैं, CH3, मिथाइल ग्रुप लिख देंगे, तो ये आ जाएगा एलेनाइन. तो अगर मैं एलेनाइन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये हो जाएगा NH2 C COOH H and CH3. So you can clearly see that it is an optically active compound because here we have an asymmetry carbon, right? So alanine is an optically active compound. इसके बाद वेलाइन में क्या है, वेलाइन में जो ग्रुप है वो इस तरीके का है, ऐसा लिखा है CH और ये है CH3, ठीक होगा. ल्यूसाइन, ल्यूसाइन में क्या है ग्रुप, CH2, इधर हो जाएगा CH3 एंड CH3. दिस इज व्हाट ल्यूसाइन. अब आप देखिए यहाँ कुछ स्टार मार्क किया है ल्यूसाइन और वेलाइन में, तो जिनमें भी आपको स्टार मार्क दिखेगा दे आर इसेंशियल अमीनो एसिड, राइट? दे आर इसेंशियल अमीनो एसिड. इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं अमीनो एसिड्स को. सो इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है, 2 तरीके से हम आगे चल के कैटेगराइज करेंगे. एक होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड. तो नॉन इसेंशियल का मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमें चाहिए ही नहीं, राइट? उसका ये मतलब है कि उन अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, राइट? और इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है दे डोंट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, सो वी हैव टू टेक देम इन डाइट. इसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, तो उन्हें हमको डाइट में लेना पड़ता है, राइट? और जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं दे आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, सो वी डोंट हैव टू टेक देम इन आवर डाइट. केवल इतना डिफरेंस है, बाकी प्रोटीन बनाने के लिए सारे ही अमीनो एसिड काम में आएंगे, राइट? तो अभी तक हमने देखे वेलाइन एंड ल्यूसाइन आर व्हाट, दे आर इसेंशियल अमीनो एसिड. इसके बाद आइसोल्यूसाइन में, राइट? तो आइसोल्यूसाइन में ये वाला ग्रुप आएगा, आइसोल्यूसाइन में ये वाला ग्रुप आएगा, राइट? इसके बाद आर्जिनिन, राइट? तो आर्जिनिन में ये वाला ग्रुप आएगा. इसके बाद है लाइसिन, तो लाइसिन में काफ़ी बड़ा ग्रुप है, NH2 के साथ CH2 एक स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है. इसके बाद है ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड में क्या है, HOOC साथ में CH2 एंड CH2, ये R की जगह में है, राइट? इसके बाद है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड से 1 कार्बन कम, तो एस्पार्टिक एसिड में क्या है, HOOC CH2, दिस इज एस्पार्टिक एसिड. इसके बाद है ग्लूटामीन, सो दिस इज R इन द ग्लूटामीन. इसके बाद है स्पाराजीन, स्पाराजीन में है 1 कार्बन कम हो जाएगा. जैसे ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड में 1 कार्बन का डिफरेंस, इन द सेम वे देयर इज 1 कार्बन डिफरेंस इन ग्लूटामीन एंड एस्पाराजीन, राइट? इसके बाद है थ्रियोनाइन, थ्रियोनाइन में CH3 CHOH एल्कोहलिक ग्रुप है. इसके बाद है सेराइन, OH CH2. इसके बाद है सिस्टीन, HS, सिस्टीन में है SH सल्फर, इट इज CH2, राइट? उसके बाद है मीथियोनाइन, मीथियोनाइन में ये है CH3 एक S, CH2 ये R की जगह जुड़ेगा. इसके बाद है फिनाइल एलेनाइन, राइट? तो आपको याद होगा एलेनाइन में हमने देखा था, एलेनाइन में था CH3, तो फिनाइल एलेनाइन में क्या है,
वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप का मतलब है C6H5, तो ये हो जाएगा C6H5CH2, राइट। सो दिस इज फिनाइल एलेनाइन। इसके बाद है टायरोसिन। तो टायरोसिन में क्या है, HO C6H4 and CH2। P फॉर पैरा, ये बीच में एक बेंजीन रिंग है, इसकी पैरा पोजीशन में जुड़ा होगा। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। P फॉर यहाँ पर पैरा से मतलब ये यहाँ OH में जुड़ा होगा। आपको पता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या होती है, यहाँ है CH2। सो दिस इज व्हाट टायरोसिन। इसके बाद है ट्रिप्टोफन, राइट। तो ट्रिप्टोफन में ये ग्रुप जुड़ा है R की जगह में। इसके बाद है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में ये ग्रुप जुड़ा होगा किसके साथ, किसकी जगह में, R की जगह में, राइट। और ये है प्रोलाइन। तो प्रोलाइन में एक अंतर ये है कि ये एक कंप्लीट एमिनो एसिड है, ये R केवल नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक एसिडिक ग्रुप भी दिख रहा है और बेसिक ग्रुप भी दिख रहा है, राइट। तो ये जो कॉमन स्ट्रक्चर हमने बनाया था NH2CHCOOH R, तो यहाँ जो R है वो ये R नहीं है, ये अपने आप में एक कंप्लीट एमिनो एसिड है, राइट। सो वी हैव सीन दैट देयर आर 20 एमिनो एसिड, और अगर आप काउंट करेंगे आउट ऑफ 20 एमिनो एसिड 10 आर इसेंशियल एंड 10 आर नॉन इसेंशियल। अब इसेंशियल कौन कौन से हैं एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सो इसेंशियल एमिनो एसिड आर वेलाइन, ल्यूसाइन, इसके बाद है आइसोल्यूसाइन, आर्जिनिन, लाइसिन, इसके बाद है थ्रियोनाइन, मीथियोनाइन, फिनाइल एलेनाइन, ट्रिप्टोफन एंड हिस्टिडीन। तो अगर आपको याद रखना है इन सब के नाम, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ऑल VIP हिट बाय मी। सो इट इज़ अ ट्रिक टू मेमोराइज ऑल द 10 इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया है। सो ऑल ALL, सो A फॉर क्या हो जाएगा, A फॉर हो जाएगा आपका जो हम देख चुके हैं, A फॉर हो जाएगा यहाँ से आर्जिनिन, L फॉर हो जाएगा आपका ल्यूसाइन और L फॉर हो जाएगा लाइसिन, राइट। इसके बाद है VIP, V फॉर क्या हो जाएगा आपके, V फॉर हो जाएगा वेलाइन, राइट। I फॉर आपका हो जाएगा आइसोल्यूसाइन, P फॉर क्या हो जाएगा आपका फिनाइल एलेनाइन, हिट, राइट, ऑल VIP हिट। HI फॉर हिस्टिडीन, राइट। T फॉर ट्रिप्टोफन एंड अगेन T फॉर थ्रियोनाइन, बाई को आप छोड़ दीजिए, एंड मी फॉर क्या हो जाएगा, मी फॉर हो जाएगा आपका दिस इज व्हाट मीथियोनाइन। सो दीज आर 10 अमीनो एसिड विच आर इसेंशियल, राइट। बाकी जो अमीनो एसिड हैं दे आर नॉन इसेंशियल। तो हमने देखा देयर आर 10 essential amino acid which cannot be synthesized in our body, so we have to take them in our diet. So all VIP hit by me, right. So 3 यहाँ होंगे और यहाँ भी 3 होंगे, so these are 9 और एक ये है 10. So these are 10 amino acid which are essential amino acid. इसके बाद बेसिकली जो एमिनो एसिड है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटेराइन। अब ज्यूटेराइन क्या है, ज्यूटेराइन आप ऐसा समझ लीजिए एक ऐसा आयन है जो ओवरऑल तो क्या है, न्यूट्रल है, बट इट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं व्हाट, द ज्यूटेराइन। देखिए ज्यूटेराइन कैसे बना है, दिस इज एमिनो एसिड CHRNH2 COOH। अब यहाँ आप देखिए दिस इज अ बेसिक ग्रुप एंड दिस इज एसिडिक ग्रुप। तो एसिडिक ग्रुप का काम क्या है, इट विल रिमूव और इट विल लूज अ प्रोटॉन, और बेसिक ग्रुप का काम क्या है, इट विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। दिस इज व्हाट एसिड एंड बेसिस। तो अगर यहाँ से एसिड ग्रुप एक प्रोटॉन देगा, H पॉजिटिव चला जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एंड दिस H पॉजिटिव विल बी एक्सेप्टेड बाय NH2 ग्रुप, तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। तो ओवरऑल आप देखिए इन दिस ज्यूटेराइन स्ट्रक्चर देयर इज वन पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज वन नेगेटिव चार्ज।
तो ये क्या है आपका ड्यूटेराइन स्ट्रक्चर है, राइट। इसके साथ साथ हम अमीनो एसिड को इस तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड, राइट। एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से होंगे? जिनमें एक एसिडिक ग्रुप होगा और एक बेसिक ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये है हमने स्ट्रक्चर बनाया है किसका, एलेनाइन का। सो देयर इज वन एसिडिक ग्रुप एंड वन बेसिक ग्रुप, सो दिस इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, राइट। और भी कई ऐसे हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखिए एस्पार्टिक एसिड, तो एस्पार्टिक एसिड में क्या है, एस्पार्टिक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा H2NCCOOH, यहाँ है H और यहाँ है R की जगह में क्या है, ये है CH2COOH। तो अगर आप यहाँ एसिडिक और बेसिक ग्रुप काउंट करेंगे, सो देयर इज वन बेसिक ग्रुप बट देयर आर टू एसिडिक ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज एन एसिडिक अमीनो एसिड, और उसके नाम से भी पता चल रहा है, राइट। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप, while the acidic amino acid contains more number of acidic group। ठीक ऐसे ही जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं उनमें क्या होते हैं, ज़्यादा बेसिक ग्रुप होते हैं कंपैरेटिवली, राइट। तो एसिडिक ग्रुप की जगह में एसिडिक ग्रुप के कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक ग्रुप होंगे। फॉर एग्जांपल लाइसिन, तो लाइसिन में आप देखिए R की जगह में आ जाएगा NH2CH2 तो लाइसिन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा COOH, और यहाँ क्या है CH2 NH2। सो अगर आप यहाँ काउंट करेंगे, सो देयर इज वन एसिडिक ग्रुप एंड टू बेसिक ग्रुप्स, दैट्स व्हाई इट इज अ बेसिक एमिनो एसिड। तो हमने दो तरीके से कैटेगराइजेशन किया, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, और दूसरा एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड, राइट। इसके बाद अब एक और चीज़ इसमें आप देखिए, जितने भी अमीनो एसिड हैं वो सारे के सारे हैं एल अमीनो एसिड, राइट। एल अमीनो एसिड का जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट में याद होगा, हमने कहा था DNL, जो ग्लूकोज था दैट वाज D, जो फ्रुक्टोज था दैट वाज आल्सो D। अब यहाँ पर L का क्या मतलब है, अगर आप इस एमिनो एसिड को देखेंगे तो इस एमिनो एसिड में आप देखिए जो NH2 ग्रुप है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर NH2 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस R इज ऑन द लेफ्ट साइड, दैट्स व्हाई इट इज L। जैसे आपको वहाँ कार्बोहाइड्रेट में याद है, हमने लिखा था लास्ट में CH2OH और यहाँ OH था, इधर था H। तो इस CH2 के कंपैरिजन में, CH2OH के कंपैरिजन में ये जो OH है दैट वाज ऑन द राइट साइड, दैट्स व्हाई इट वाज D। तो यहाँ पे जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड हैं दे ऑल बिलोंग टू द L सीरीज, राइट। सो ये हमने देखा एमिनो एसिड के बारे में और उनका कैटेगराइजेशन। अब हम देखने वाले हैं हाउ एमिनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स, राइट। जैसे हमने देखा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको याद होगा, OH मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। OH एंड OH, ये आगे चेन से जुड़ा होगा। सो ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे और दो चेन यहाँ से जुड़ जाएंगे, मान लीजिए दिस इज R डैश, राइट। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज व्हाट द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहाँ पर आप देखिए कैसे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, राइट। तो एमिनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, उसमें जो लिंकेज बनता है उसको यहाँ पर कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या है, आप देखिए एमिनो एसिड, अगर मैं अमीनो एसिड को ऐसे लिखूं NH2CH2C डबल बॉन्ड OH, दिस इज वन एमिनो एसिड, राइट। अब दूसरा एमिनो एसिड सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो मैंने इसको लिख दिया अगेन NH2, यहाँ CH3, तो एक हो गया ग्लाइसिन, एक हो गया एलेनाइन, राइट। तो ये क्या हो जाएगा COOH, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। अब एक और बात देखने वाली इसमें है कि ये जो एंड है इसको हम कहते हैं N एंड, N का मतलब NH2, और इसको हम कहते हैं C एंड,
दोनों में ऐसा होगा। यहाँ भी आप देखिए N एंड और ये है C एंड। अब आप देखिए ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, एक C एंड कंबाइन करेगा विद अनदर N एंड, तो यहाँ से OH और यहाँ से H चला जाएगा, तो बचने क्या वाला है, OH और H जब एलिमिनेट हो जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, NH2CH C डबल बॉन्ड O, राइट। और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा NH, क्योंकि OH तो चला गया और यहाँ से एक H चला गया, तो यहाँ NH बचा, साथ में बचा CH CH3 एंड COOH। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लिंक है दोनों के बीच में, जो दोनों चेन को या दोनों एमिनो एसिड को जोड़ रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट द पेप्टाइड लिंकेज, राइट। आपको याद होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कुछ ऐसा था। सो दिस इज व्हाट द पेप्टाइड लिंकेज। तो ये पेप्टाइड लिंकेज क्या है, दो एमिनो एसिड, ये दो से ज़्यादा एमिनो एसिड को आपस में जोड़ रहा है, और ये जो बना है दिस इज व्हाट पेप्टाइड। तो ये कैसा पेप्टाइड होगा, डाइपेप्टाइड, क्योंकि दो एमिनो एसिड आपस में जुड़े हैं। ऐसे क्या होगा, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन, राइट। तो जब कई सारे पेप्टाइड आपस में जुड़ेंगे तो जो बहुत हायर मास का जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहते हैं प्रोटीन। ये चेन बहुत लंबी हो जाएगी, राइट, ये चेन काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जो कंपाउंड ओवरऑल आपको मिलेगा उसको हम कहेंगे प्रोटीन, राइट। सो अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यूज हैविंग मॉलिक्यूलर मास मोर देन 10,000 यूनिट इज कॉल्ड प्रोटीन। तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसे कई सारे अमीनो एसिड, कम से कम 100 अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद जो मिलेगा आपको सब्सटेंस, उसका मोलर मास कितना है, 10,000 यूनिट से ज़्यादा है, तो ये जो बना है आपके पास इसको हम कहते हैं प्रोटीन। बट दिस डेफिनेशन इज नॉट यूनिवर्सल, कई बार बहुत कम अमीनो एसिड भी जुड़ के क्या बना सकते हैं, प्रोटीन। और उसका एक एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन कंटेन्स ओनली 51 अमीनो एसिड, बाकी सारे, इंसुलिन इज अ प्रोटीन, तो बाकी जितने भी अमीनो एसिड हैं उनमें क्या है, काफ़ी अमीनो एसिड होते हैं, बट इंसुलिन इज एन एक्सेप्शन विच कंटेन्स ओनली 51 अमीनो एसिड, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा व्हाट इज अ पेप्टाइड लिंकेज, हाउ टू अमीनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म अ पेप्टाइड एंड हाउ मेनी पेप्टाइड कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन, राइट। तो ये आप देखिए ये एक डाइपेप्टाइड बना है। अब इस डाइपेप्टाइड में देखिए फिर से ये वाला एंड फ्री है तो इसको हम कहते हैं सी एंड, और यहाँ से ये वाला एंड फ्री है तो इसको हम कहते हैं एन एंड। तो ये यहाँ आगे से कंबाइन कर सकता है इधर की तरफ, और ये यहाँ से कंबाइन करके लंबी चेन बना सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ द प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। अब हम क्या देखने वाले हैं, हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, राइट। ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। प्रोटीन का अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उनका स्ट्रक्चर हम बाद में देखते हैं। सो प्रोटीन को दो, उनके शेप के बेसिस पे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फाइब्रस प्रोटीन और एक है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो नंबर 1 इज व्हाट, फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या है, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल and are held together by hydrogen and disulfide bond, then fiber like structure is formed. Such proteins are generally insoluble in water and the example is what, keratin जो होता है हेयर में, वूल में, सिल्क में, एंड मायोसिन इट इज प्रेजेंट इन द मसल। तो फाइब्रस में हमने क्या कहा, जो मान लीजिए ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे जुड़ी हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हैं, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, राइट। साथ साथ में ये कैसे जुड़ी हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से भी जुड़ सकती हैं। डाइसल्फाइड का मतलब एक सल्फर लिंकेज इनको आपस में जोड़ेगा, राइट। तो डाइसल्फाइड से भी जुड़ी हो सकती हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से भी जुड़ी होती हैं। तो नाम से पता चला फाइबर मीन्स स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, केवल ये आपस में कैसे जुड़ी हैं, बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड लिंकेज। तो ऐसे जो प्रोटीन है उनको हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन, और एग्जाम्पल हमने आपको बताए केराटिन एंड मायोसिन,
राइट, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, दैट इट इज जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। दूसरा जो टाइप है दिस इज व्हाट, द ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड coil around to give a spherical shape। अभी हमने क्या दिखा था, पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल है इन द फाइब्रस, बट यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है दे आर कॉइल्ड अराउंड द चेन, राइट, और ये कैसा देता है कि एक स्फेरिकल शेप देता है, राइट। दीज आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या है, सॉल्युबल है वाटर में। और इसके एग्जाम्पल है इंसुलिन, जो आपने देखा होगा, जो शुगर को डाइजेस्ट करता है, और जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें इसकी कमी हो जाती है, इसलिए उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, राइट। सो इंसुलिन इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। साथ में एल्बुमिन, राइट, एल्बुमिन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया प्रोटीन को, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। इसके बाद हमने देखना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल। अगर हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना है तो इसके 4 लेवल हैं। क्या क्या लेवल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो प्रोटीन को स्टडी करने के, प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी करने के 4 लेवल हैं, राइट। तो वो 4 लेवल क्या है, फर्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड फाइनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। काफ़ी सिंपल है, नाम से आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। अब आप देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, केवल है एमिनो एसिड का सीक्वेंस, राइट। जैसे हमने कहा था जो प्रोटीन है वो कैसे बनता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एमिनो एसिड। देखिए 2 अमीनो एसिड यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं, एक है ग्लाइसिन और एक है एलेनाइन। तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिल एलेनाइन, राइट। तो यहाँ पर एलेनाइन की जगह में वेलाइन भी आ सकता था या फिनाइल एलेनाइन भी आ सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पर ग्लाइसिन की जगह में क्या ले लिया, वेलाइन ले लिया, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही चेंज हो गया। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। मान लीजिए कोई एमिनो एसिड है ABC, राइट, और एक है ADC, ABC एंड ADC आर रिप्रेजेंटिंग द एमिनो एसिड। तो यहाँ पर सीक्वेंस आपको अलग दिखाई दे रहा है, तो मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, चेंज है। सो केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या दिखाता है आपको, द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, राइट। इसके बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट, राइट। ये कैसे होता है, और इसके 2 शेप हैं, क्या है, एक है अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, राइट। और ये कैसे बनते हैं, बाय द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CO एंड NH2 ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। इस बात को थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो हमने देखा केवल सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड। अब जब सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड तैयार हो गया, मतलब प्रोटीन तैयार हो गया, बट प्रोटीन उस फॉर्म में हमेशा रहेगा नहीं, राइट। मान लीजिए ये कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है, राइट, ये कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो प्रोटीन हमेशा इस फॉर्म में रहने वाला नहीं है। इस फॉर्म में कई सारे पेप्टाइड लिंकेज आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए ये सारे क्या हैं, पेप्टाइड लिंकेज हैं। और पेप्टाइड लिंकेज में हमने क्या देखा है, हर जगह आपको क्या दिखाई देगा, C+ONH दिखाई देगा, यहाँ भी होगा, C+ONH यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह जहाँ भी पेप्टाइड बॉन्ड होगा वहाँ पे ये C+ONH होगा ही होगा, राइट। अब टू गेन द स्टेबिलिटी, ये जो सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसा हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, राइट। और फोल्ड होने से कैसे इसमें बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ जो C+ONH है, यहाँ भी C+ONH है, जहाँ जहाँ आपको पेप्टाइड लिंकेज दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्या होगा, C+ONH
और C डबल बॉन्ड O NH। अब आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो देयर में बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन C डबल बॉन्ड O ऑफ वन पेप्टाइड लिंकेज विथ NH ऑफ द अनदर पेप्टाइड लिंकेज। राइट, एक बार फिर से समझिए मैंने क्या कहा है कि क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? C डबल बॉन्ड O ऑफ वन पेप्टाइड लिंकेज विद NH। मान लीजिए यहाँ NH है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका C डबल बॉन्ड O और इसका NH, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी स्ट्रेट चेन नहीं रहेगा। ये कैसे हो जाएगा? इसकी हो जाएगी कॉइलिंग। राइट, और इसकी कॉइलिंग हो जाएगी तो ये आपको कैसे दिखाई देगा? कुछ ये आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा। राइट, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, स्प्रिंग लाइक फॉर्म में दिखाई देगा। राइट, तो वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो कॉइल होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। पहले तो ये आपको स्ट्रेट चेन दिखाई दे रहा था, तो फिर ये आपको दिखाई देगा कॉइल स्ट्रक्चर। जब आप देख सकते हैं जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, तो ये आप देखिए C डबल बॉन्ड O और NH, यहाँ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। ऐसा हर केस में होगा, हर C डबल बॉन्ड O जो एडजेसेंट या जितना पॉसिबिलिटी होगी NH वाले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। राइट, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था ये अभी कैसा हो जाएगा? कॉइल बन जाएगा। जैसे स्प्रिंग को अगर आप खींचे तो वो स्ट्रेट चेन बन जाती है, पर अगर आप छोड़ेंगे तो वो एक कॉइल का फॉर्म में चेंज हो जाता है। राइट, तो इस कॉइलिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज हैं दे आर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये आपको एक हेलिक्स जैसा दिखाई दे रहा है। राइट, सो ये क्या है? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम अमीनो एसिड का सीक्वेंस ना देख के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो कॉइलिंग हुई है उसको देख रहे हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो हैं मैंने बताया, एक है अल्फा हेलिक्स। राइट, और दूसरा क्या है उसमें आप देखिए, इसमें तो ये जो अल्फा हेलिक्स बना है ये विद इन वन अमीनो एसिड चेन बना है। राइट, जो कॉइलिंग हो रही है वो क्या हो रही है? एक ही अमीनो एसिड चेन के बीच में हो रही है। बट क्या हो सकता है, दो अमीनो एसिड या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड को अगर आप एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे स्ट्रेच करके, तो मान लीजिए ये है, तो ये एक अमीनो एसिड चेन, मान लीजिए दिस इज 1, ये दूसरा अमीनो एसिड चेन दिस इज 2, और ये तीसरा अमीनो एसिड चेन दिस इज 3। तो यहाँ इसके C डबल बॉन्ड O इसके NH से कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका C डबल बॉन्ड O इसके NH से, आप देखिए C डबल बॉन्ड O NH, ऐसे यहाँ भी होगा C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH। तो इसका C डबल बॉन्ड O इसके NH से कंबाइन करेगा। राइट, तो जो ये है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, मतलब शीट की फॉर्म में अमीनो एसिड के चेन स्ट्रेच हैं और आपस में कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ क्या था? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में एक ही चेन में कॉइलिंग हो रही थी। राइट, बट यहाँ पे क्या है? कई सारी चेन एक प्लेन में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रही हैं, तो उसको हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। राइट, इसके बाद है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के लिए क्या है? और ज़्यादा कॉइलिंग और फोल्डिंग टू गिव द स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर। देखिए स्टेबिलिटी कैसे आ रही है, क्योंकि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है स्टेबिलिटी आती है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। राइट, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ? कॉइलिंग एंड फोल्डिंग। टर्शियरी स्ट्रक्चर में और ज़्यादा कॉइलिंग एंड फोल्डिंग होगी, और उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? जो मॉलिक्यूलर शेप मिलते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर जो हमने देखे थे, ये क्या देते हैं आपको? ये हमें मिलते हैं बाय फर्दर कॉइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द एमिनो एसिड चेन। और कॉइलिंग और फोल्डिंग में कौन कौन से फोर्सेज काम करते हैं? उसमें काम करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वॉन्डर वॉल फोर्सेज आपने 11 में पढ़े होंगे, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच में जो अट्रैक्शन है। तो इसको हम कह रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। राइट, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर में अंतर केवल इतना है,
tertiary structure involves more coiling and folding, secondary structure involves folding or coiling, and primary structure involves the sequence of amino acid. इसके बाद एक फाइनल स्ट्रक्चर है इसका, जिसको हम कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। सो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का क्या मतलब है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब सारे अमीनो एसिड सारे प्रोटीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more polypeptide chain referred to as subunit। कई बार क्या होते हैं, किसी प्रोटीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, राइट, अलग अलग टाइप के। तो उनका जो आपस में अरेंजमेंट है, जो स्पेस में जो अरेंजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दिस इज नोन एज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। मतलब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या है, मान लीजिए एक अमीनो एसिड चेन ये है प्रोटीन चेन, दूसरा अमीनो एसिड चेन ये है, तीसरा अमीनो एसिड चेन ये है, और चौथा अमीनो एसिड चेन ये है। तो ये चारों आपस में कैसे अरेंज हैं, देयर स्पेशल अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देयर अरेंजमेंट इन द स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, उसको हम आगे देखने वाले हैं, राइट। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप देखिए केवल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, राइट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में केवल कॉइलिंग या फोल्डिंग, राइट। टर्शियरी स्ट्रक्चर में और ज़्यादा कॉइलिंग और फोल्डिंग, और ज़्यादा कॉइलिंग और फोल्डिंग क्यों हो रही है, टू गिव द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में आप देखिए एक अमीनो एसिड चेन नहीं है, ज़्यादा अमीनो एसिड चेन है, और वो एक दूसरे से कैसे अरेंज है, उसको हम कहते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, राइट। हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा, ये है ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड। तो हीमोग्लोबिन में दो नाम हैं, एक है हीम और एक है ग्लोबिन। तो जो हीम पार्ट है दैट इज आयरन, और जो ग्लोबिन पार्ट है वो है प्रोटीन, राइट। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर द 4 आयरन, राइट। तो हीमोग्लोबिन में क्या है, 4 आयरन है, और साथ में जो आपको ब्लू कलर और येलो कलर में दिखाई दे रहा है, तो जो ब्लू कलर के 2 सब यूनिट हैं वो एक टाइप के अमीनो एसिड का चेन है, या एक टाइप का सीक्वेंस है प्राइमरी स्ट्रक्चर, और जो येलो कलर में है वो अलग है, नंबर अलग अलग है, राइट। सो देयर आर 4 अमीनो ग्रुप, 4 हीम ग्रुप, 4 हीम और 4 आयरन प्रेजेंट आयन, और देयर आर 4 एमिनो एसिड चेन, राइट, और 2 एक टाइप के हैं। तो इनका अरेंजमेंट आपस में ये कहलाएगा क्या, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इससे पहले अगर आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में केवल आप एक ही हीमोग्लोबिन यूनिट देखेंगे, एक हीम ये रेड वाला, और एक इसका जो करस्पॉन्डिंग जो ग्लोबिन पार्ट है ये वाला, राइट। तो ये है हीम और ये है ग्लोबिन, तो ये है टर्शियरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये हीम, ये जो ग्लोबिन पार्ट है ये कैसे अरेंज है, कैसे कॉइल और फोल्ड है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे केवल एमिनो एसिड का सीक्वेंस। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी। इसके बाद एक टॉपिक इसमें और है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, राइट। तो डीनेचुरेशन का मतलब वो अपनी नेचुरल स्टेट में नहीं है, राइट। सो जो प्रोटीन बायोलॉजिकल सिस्टम में मिलते हैं, दे हैव अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और वो क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेटिव प्रोटीन, या नेटिव स्टेट जो है प्रोटीन की। मान लीजिए कोई एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, तो ये इस तरीके से प्रोटीन का काम नहीं करने वाला है, तो इसका क्या होगा, कुछ खास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, उसको हम कैसे भी बना सकते हैं, राइट, अपने समझने के लिए। तो इस खास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ही ये जो प्रोटीन है ये अपना काम कर पाएगा, राइट। तो इसको हम कहते हैं नेटिव स्टेट और नेटिव प्रोटीन। बट अगर हम इस प्रोटीन को कुछ कंडीशन चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, केमिकल कुछ कंपाउंड ऐड कर दिए, या पीएच में चेंज कर दिया, तो ये जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है ये रैप्चर हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड वंडर वॉल फोर्सेस, वो खत्म हो जाते हैं, और ये जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है ये प्लेन सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है द
चेंज इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट। जो हेलिक्स है वो अनफोल्ड हो जाता है, राइट, और जो प्रोटीन है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, राइट। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। मतलब जो भी स्ट्रक्चर था प्राइमरी का वो खत्म होके केवल एक चेन ऑफ एमिनो एसिड रह जाएगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है प्राइमरी, और ये कैसा स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी मान सकते हैं आप, टर्शियरी मान सकते हैं, सेकेंडरी मान सकते हैं, ये सब रैप्चर होके इसमें रह जाएगा, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है द कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, राइट। जो एग वाइट, अगर आप एग को ब्रेक करेंगे तो एक येलो कलर का पार्ट आपको दिखाई देगा, दिस इज द एग यॉक। इसके साथ में एक आपको कलरलेस वाटर पार्ट दिखाई देगा, उसको हम कहते हैं एग वाइट। बट जब आप एग को बॉईल करते हैं तो एग को बॉईल करने के बाद ये जो एग वाइट वाला पार्ट है ये आपको किस में चेंज हो जाता है, एक रबर लाइक मास में चेंज हो जाता है। तो यही क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, राइट। जो एग यॉक वाला पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट जो लिक्विड वाला पार्ट है वो चेंज हो जाता है एक किसमें, एक रबर लाइक मास में। तो वो किसके कारण हुआ है, ड्यू टू डीनेचुरेशन। और हमने यहाँ पर क्या फैक्टर अप्लाई किया है, बॉइलिंग, मतलब टेम्परेचर का चेंज करने से भी क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज करने से भी डीनेचुरेशन होता है। इसके साथ साथ कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क क्या है, जब दूध से दही बन जाता है तो मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है, राइट। और ये किसकी वजह से होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड अगर प्रोड्यूस हुआ मतलब पीएच चेंज हो जाएगा। तो denaturation of protein can take place by change in temperature, change in pH और by the action of a chemical compound। तो इनकी वजह से क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, देयर हेलिक्स स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और ये सब हमने देखा है पार्ट 4 में। एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है, दैट वी विल कवर इन द पार्ट 5। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर